अस्सलाम वालेकुम। वीको एयरपोर्ट से मॉस्को शहर काफ़ी दूर है। जब हम शहर में दाखिल हुए तो मेरा तासुर यकलख्त बदल गया। अब मॉस्को की रोशनियां दिख रही थीं। सड़क के किनारे बर्फ़ से बनी पहाड़ियां इतनी तरतीब से बनाई गई थीं कि इनकी मौजूदगी मंज़र की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रही थी। रोशनियों से मेरी मुराद स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बल्कि वो इजाफी रोशनियां हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नज़र नवाजी था, यानी खूबसूरती। हर बड़ी सड़क पर ये रोशनियां इतनी ज़्यादा तादाद में थीं कि इनसे नज़र हटाना मुश्किल था। बिलखुसूस पार्कों के अंदर ख़िज़ां ज़दा दरख्तों पर लगाई गई रोशनियां सबा बांध रही थीं। सारी लाइट्स चूँकि पीले रंग की थीं, इसलिए शदीद सर्दी में भी उनको देखने से कुछ हरारत का एहसास होता था। एयरपोर्ट के बाद हमारी पहली मंजिल अरबात स्ट्रीट थी। लफ्ज़ अरबात सौती एतबार से कुछ अरबी लगता है, इसलिए फ़ौरी तौर पर दिल में ये ख्याल आया कि शायद हमारे मुस्लिम आबाओ अजदाद का यहाँ फेरा पड़ा होगा कि शहर के बीचों बीच एक अरबी नाम की गली मौजूद है। मेरी याददाश्त में मौजूद इस्लामी तारीख़ से अपने बुज़ुर्गों की यहाँ आमद व रफ्त के बारे में कोई हवाला मौजूद नहीं था, फिर भी इस्लामी निशत सानिया का ख्याल ज़रूर आया। न जाने क्यों जब भी इस तरह के ख्यालात जहन में आए तो तकरीर करने को दिल चाहता है। ये नुक्ता अरबात स्ट्रीट में ही खुला कि दरअसल निशत सानिया का ख्याल भी तो अपनी गहराई में उतरे हुए एहसास कमतरी का इजहार ही तो है। जहाँ कोई अच्छी चीज़ नज़र आई, उसे अगर हाल में हासिल करने की सकत ना हो तो तारीख़ के ज़रिए अपना हक़ मलकियत साबित करने की कोशिश करो। खैर, अंदरून शहर की ये गली उसी चौड़ाई की थी जितनी कोई अच्छी खासी बड़ी सड़क होती है। इस गली में चंद रेस्टोरेंट थे, जिनमें से एक तुर्की रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से आए हुए सहाफ़ियों के लिए रात के खाने का इंतज़ाम किया गया था। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें अजनबी खानों से कुछ ज़्यादा रग़बत नहीं है। मुझे अरबात स्ट्रीट में पैदल चलने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं तेज़ी से खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। गली कुछ खाली खाली लग रही थी। मैंने पाकिस्तानी सफारत खाने के प्रेस अटैची ज़फ़र याब से इस खालीपन की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि ये गली दरअसल नौजवानों की गली कहलाती है। गर्मियों में और छुट्टी के दिनों में यहाँ नौजवान मौसीकार, गुलकार, मुसव्विर और अदाकार अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। मैं समझ गया कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की कोई गली बनानी है तो ये काम निशत सानिया से पहले पहले ही करना होगा, बाद में तो और यह मकबूल जानी नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से एक रूसी खातून सहाफ़ियों की मुआवनत के लिए मुकर्रर थी। मैं चूँकि आखिर में पहुँचने वाले सहाफ़ियों में से एक था, इसलिए मेरा कोरोना टेस्ट भी होना था। अरबात स्ट्रीट से मुझे एक लेबॉर्ट्री में ले जाया जा रहा था तो मैंने उस खातून से पूछा कि यहाँ जमहूरियत की सुनाओ। उसने कहा, सख्ती इतनी है कि फ़ोन पर भी किसी से सदर पुतिन के ख़िलाफ़ बात करो तो पकड़े जाओ। हाँ, ये ज़रूर है कि नौजवानों में अब तब्दीली की शदीद ख्वाहिश है। उसने बताया कि पिछले सितंबर में रूसी नौजवानों ने सदर पुतिन के ख़िलाफ़ जिस पार्टी को वोट दिए थे, उसका सरबराह आजकल जेल में है। पाकिस्तानी सफारत खाने में काम करने की वजह से उसे हमारी जमहूरियत के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके लिए हैरत की बात थी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इतना जमहूरी है जहाँ जो जिसके दिल में आती है कह सकता है। पाकिस्तान के जमहूरी होने का तासुर महज इनफरादी तौर पर ही महदूद नहीं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे कई गैर मुल्की सफारतकारों को जानता हूँ जो हमारी खुल कर बात करने की आदत के मोतरफ़ हैं। मुस्लिम दुनिया में तो बिलखुसूस पाकिस्तानी जमहूरियत बड़े रश्क से देखी जाती है। कोरोना टेस्ट से फ़ारिग होकर हमारी अगली मंजिल वो होटल था जहाँ मुझे ठहरना था। ये होटल शहर के बीचों बीच दरियाए मॉस्को के किनारे पर है। इस होटल में जो कमरा मुझे मिला था वो 6ठी मंजिल पर था और उसकी खिड़की ऐन दरिया पर खुलती थी। दरिया के दूसरे किनारे पर क्रेमलिन था, जिसकी रोशनियाँ और सदर दरवाज़ा मुझे इस खिड़की से भी दिखाई दे रहे थे। मेरे लिए होटल के कमरे की खिड़कियों की समत कभी अहम नहीं रही। जहाँ भी कमरा और बिस्तर मिला सो लिया। लेकिन बाज़ दोस्तों को देखा है कि वो किसी होटल में जाएं तो कमरे के इंतखाब में वो ये ख्याल भी रखते हैं कि इसकी खिड़की से क्या नज़र आएगा। वैसे भी मेरा तजर्बा होटलों के बारे में ज़्यादा काबिल रश्क नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्शनों की कवरेज के दौरान पाकिस्तान भर में जिस तरह के होटलों में ठहरा हूँ वो अपनी जगह एक दास्तान है।
اس طویل داستان کا ایک حصہ تبرکن عرض کرتا ہوں کہ 2015 کے بلدیاتی الیکشن کے دوران میں جوہر آباد ضلع خوشاب کے ایک ایسے ہوٹل میں ٹھہرا جسے وہاں کا بہترین ہوٹل قرار دیا جاتا تھا۔ اس ہوٹل کے کمروں تک پہنچنے کا راستہ ایک ایسی دکان سے ہو کر گزرتا تھا جہاں تندور لگا ہوا تھا اور اس پر ہوٹل کا مینیجر بقلم خود روٹیاں لگاتا تھا۔ اس نے کمال مہربانی سے مجھے VIP کمرہ الاٹ کیا۔ اس VIP کمرے کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے دروازے پر ہی VIP روم لکھا ہوا تھا، اور اسے دیگر کمروں سے ممتاز کرنے والی دوسری خوبی یہ تھی کہ باقی کمروں میں 4 چارپائیاں تھیں جبکہ اس کمرے میں 6 چارپائیاں تھیں۔ وطن عزیز میں اس نوع کے متعدد تجربات سے گزرنے کے بعد مجھے دنیا کا ہر ہوٹل ٹھیک لگتا ہے اور اس کا ہر کمرہ VIP۔ کمرے میں سامان رکھتے ہی میں کھڑکی کھول کر کریملن یعنی صدارتی محل کو دیکھنے لگا۔ اس کے ارد گرد کی سڑکیں صاف تھیں مگر کناروں پر برف کے تکونے ڈھیر تھے۔ ریڈ اسکوائر سنسان پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی باسل چرچ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ دریا ماسکو خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی برف کا چھوٹا سا تودا اس میں سے گزرتے دکھائی دیتا تو یوں لگتا کہ چاندی، بلکہ یوں کہیے کہ چاندنی کا کوئی ٹکڑا دریا میں آن گرا ہے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ منظر کی خوبصورتی اکثر اوقات حقیقت کے خوف کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ کیٹو پہاڑ کو دور سے دیکھیں تو یہ فطرت کا حسین ترین شاہکار ہے، لیکن اس پر چڑھنا دنیا کی مشکل ترین مہموں میں سے ایک ہے۔ ماسکو رات کے اس پہر انسان کے تراشے ہوئے حسن کی ایک مثال تھا۔ معلوم نہیں ماسکو کے اس خوبصورت منظر میں ہمیشہ کے لیے رہنا کیٹو پر چڑھنے جیسا ہے یا مختلف۔ روس کے تاریخی طرز تعمیر پر یورپ کا رنگ غالب ہے، اس لیے پہلی نظر میں ہر عمارت یورپین ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن ذرا تفصیل سے دیکھیں تو روسی طرز تعمیر کی خصوصیات واضح ہونے لگتی ہیں۔ ایک ہی عمارت میں مختلف رنگوں کا استعمال ایسی چیز ہے جو میں نے تو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی۔ مثلا باسل چرچ کو دیکھیں تو اس کے گنبد و مینار مختلف رنگوں کے ہیں۔ کریملن کی دیوار سرخ، عمارت سفید اور گنبد سنہری ہیں۔ شاید برف کے سفید پس منظر کو کچھ کم کرنے کے لیے رنگوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ نظروں کو کچھ مختلف بھی دیکھنے کو ملے۔ دوسری وجہ مجھے یہ لگی کہ برف اور سردی ایک خاص طرح کی غم انگیز کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ بالخصوص روسی ادب میں تو ہے ہی کرب و علم کی منظر نگاری، لیکن یہ وجہ زیادہ معقول اس لیے نہیں کہ ادب عام آدمی کی داستان ہے۔ اس میں وہی کچھ ہوگا جو عام آدمی پر گزرتا ہے، جبکہ عمارتیں بادشاہوں اور امراء کے شوق کی علامتیں ہیں، اس لیے ان میں رونق بھی زیادہ ہے اور رعنائی بھی۔ دنیا خبر کی دنیا